हाँ जी, कैसे हो आप लोग सीए इंटर के सभी स्टूडेंट्स। आज हमारी रिवीजन क्लास है ऑडिट की और आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, पहले अभी बता दूं हमने अभी तक कितना किया है। हमने चैप्टर नंबर 1 एंड 11 एज पर द ईयर स्टडी मटेरियल, मतलब चैप्टर नंबर 1 नेचर ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट कर लिया और चैप्टर नंबर 11 एथिक्स इन ऑडिटिंग कर लिया। अब हम अगला चैप्टर करने जा रहे हैं 7, जिसका नाम है कंप्लीशन एंड रिव्यू। एक तरीके से ये चैप्टर नया डाला गया है, कहा जा सकता है कि नया डाला गया है ये चैप्टर, बट इसमें 2 एसेज ही नए हैं। इसमें टोटल मिला के 4 एसेज हैं, जिसमें से 2 नए डाले गए हैं और 2 पुराने वाले जो एसेज थे उनको पलट के इस चैप्टर में पलट दिया गया है और नाम दे दिया गया नया चैप्टर है। ठीक है, तो 50% नया है, 50% पुराना है। हाँ, अंदर का कंटेंट दोनों ऐसे जो एग्जिस्टिंग ऐसे भी डाले गए हैं उनके अंदर भी अंदर का कंटेंट चेंज जरूर हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि जिन्होंने नवंबर अटेम्प्ट दिया था तो उनके लिए कुछ तरोताजा यहाँ पर मिलेगा। ठीक है जी, चले। तो मैंने कहा जी चैप्टर नंबर 7 है आपका स्टडी मटेरियल। जिनके पास है स्टडी मटेरियल का पैरा नंबर हम इस टाइम देख रहे हैं 2.1 और स्टडी मटेरियल का पेज नंबर है 7.14। तो अपने सामने स्टडी मटेरियल खोल लीजिएगा और जो मुझसे पढ़े हुए हैं अपने कॉपीज के जो नोट्स हैं आपके, वो अपने नोट्स अपने सामने रख लीजिएगा। हम बात करने जा रहे हैं ऐसे 570। ऐसे 570 पे बात करने से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लेना चाहूंगा। एग्जांपल्स गोइंग कंसर्न, मतलब नाम है 570 का गोइंग कंसर्न, मतलब जैसे हमने एस्कॉट्स हॉस्पिटल की घटना याद करी, जब डॉक्टर नरेश त्रेहान एस्कॉट्स हॉस्पिटल को छोड़कर गए, तो क्या मैं कह सकता हूं कि एस्कॉट्स हॉस्पिटल जाना ही केवल हार्ट सर्जरी के लिए जाता था? यस, हार्ट सर्जरी के लिए जाना जाता था और डॉक्टर नरेश त्रेहान का जाना यह एक बहुत बड़ा झटका था। तो क्या मैनेजमेंट इस झटके से उबरने के लिए कुछ कर रहा था? यस, वो डॉक्टर अशोक की टीम को बुला के लाया, जो कि एक बहुत ही और दूसरे फेमस हार्ट सर्जन हुआ करते थे। दूसरा एग्जांपल है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का नोटिस। फॉर एग्जांपल आपकी फैक्ट्री में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का नोटिस आया है जिसमें कहा गया है कि इस फैक्ट्री यूनिट को बंद कर दो। क्या ये भी आपकी गोइंग कंसर्न पे दिक्कत क्रिएट कर सकता है? यस। तीसरा, हमने दिल्ली से हरिद्वार जाते हुए ग्रैंड चीतल का एग्जांपल लिया कि फॉर एग्जांपल एक ग्रैंड चीतल नाम का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोला गया दिल्ली से हरिद्वार रोड पर, परंतु जिस रोड पे बना था वो रोड नेशनल हाईवे पे आ गया। अब जब नेशनल हाईवे पे आ गया तो इस रेस्टोरेंट को या तो चेंज करना था या बंद होना था या तो शिफ्ट होना था। तो फिर क्या मैं कर सकता हूं कि इनकी गोइंग कंसर्न पे दिक्कत आई? यस, गोइंग कंसर्न में दिक्कत है तो उसका मिटिगेट क्या है? मिटिगेट है कि कोई दूसरी जगह ले लो जो कि अच्छी प्राइम लोकेशन पे, जो कि इन्होंने ली। ठीक है ना? तो गोइंग कंसर्न का मतलब है कि चलते चलाए एंटिटी के ऊपर सवालिया निशान आ गया कि पता नहीं अब ये आगे चल भी पाएगी या नहीं, पता नहीं इसका जीवन यही कहीं समाप्त ना हो जाए। तो फिर ऑडिटर को यही चीज कंसीडर करनी होती है कि जिस एंटिटी को वो ऑडिट कर रहा है क्या वो आगे फोर्सिएबल फ्यूचर तक चलेगी या नहीं। व्हेन आई से फोर्सिएबल फ्यूचर तो इसका मतलब होता है 1 साल, मतलब अगले 1 साल तक चलेगी या नहीं। ऑडिटर को ये चीज देखनी होती है और ये भी चेक करना होता है कि मैनेजमेंट ने इन सिचुएशन को एनालाइज किया है कि नहीं। चलिए इस एस्से की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्या कहता है जी एस्से? सबसे पहले मीनिंग ऑफ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है? गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि जब एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई है तो इस अजम्पशन पे बनाई गई है कि एंटिटी आगे भी कंटिन्यू करेगी। कब तक कंटिन्यू करेगी? फोर्सिएबल फ्यूचर। अच्छा, एक वर्ड होता है अनफोर्सिएबल फ्यूचर, मतलब जो समय हमने देखा नहीं, जानते नहीं, वो युगों युगों तक अनफोर्सेबल फ्यूचर। ऐसा पागल नहीं है हम लोग अनफोर्सेबल फ्यूचर, हम केवल फोर्सिबल फ्यूचर, मैंने कहा वो भी अगले 1 साल तक की बात करते हैं कि अगले 1 साल तक एंटिटी चलेगी, फिर उससे अगले साल अगली फाइनेंशियल ईयर बताएगी। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ये एज्यूम किया जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई है और एंटिटी जो है वो कंटिन्यू करेगी ऑपरेशन फॉर द फोर्सिएबल, वर्ड ध्यान रखना, फोर्सिएबल फ्यूचर। आगे अब सवाल उठा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि एंटिटी गोइंग कंसर्न के रूप में चलेगी या नहीं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? मैनेजमेंट। तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि एंटिटी आगे चलेगी या नहीं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। अच्छा, मैं कहता हूं मैनेजमेंट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। ठीक है, अब किसी एफआरएफ में क्या कुछ लिखा है, किसी कानून में कुछ लिखा है, लॉ कहता है ना लिखा हो, ये ऐसे कहता है ना लिखा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए किसी एफआरएफ में रिक्वायरमेंट नहीं भी है तो भी मैनेजमेंट की ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गोइंग कंसर्न एजम्पशन को बेस बनाकर ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए।
तो यानी कि लिखा गया है द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द असेसमेंट ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न किसकी है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन करता है? मैनेजमेंट। तो ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो असेस करें, चेक करें क्या एंटिटीज की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, चाहे बेशक even if the FRF does not include an explicit यानी कि express requirement to do so। FRF में चाहे explicitly ना दिया हो, expressly ना दिया हो कि going concern assumption को चेक करना है, but still it is their moral responsibility to check the going concern assumption। किसकी? मैनेजमेंट की। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे बट जब मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न assumption को चेक करता है तो उस टाइम कुछ वो जजमेंट लगाता है। पूरा मैनेजमेंट का डिसीजन कि हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इस बात पे डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट ने कौन से जजमेंट यूज किए हैं। अब वो जजमेंट कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, हम जरा इनकी चर्चा करने जा रहे हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेलेवेंट होते हैं टू सच जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। अच्छा जी, पहला फैक्टर कौन सा है? डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द आउटकम ऑफ एन इवेंट। देखो जी, सब कुछ मैनेजमेंट के जजमेंट पे डिपेंड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट, हमारा कंपनी का पोपली इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक केस चल रहा है, एक केस चल रहा है कोर्ट में, और अगर वो केस में हार गया तो कंपनी को बंद हो जाना पड़ेगा, मतलब इतना बड़े डैमेजेस मुझे पे करने पड़ेंगे, परंतु मेरे हारने के चांसेस बड़े कम हैं। अब मैं मैनेजमेंट के रूप में कहता हूं भाई मैं केस हार ही नहीं सकता। मैंने गोइंग कंसर्न एजम्पशन लगाई, मैंने कहा जी मैं तो चलता रहूंगा, मेरे ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अमृत पी के आया हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं केस हार गया, है कि नहीं गड़बड़? तो वही लिखा है कि मैनेजमेंट द डिग्री ऑफ एसोसिएटेड अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द आउटकम ऑफ एन इवेंट, मतलब कोई जो पार्टिकुलर घटना, जैसे कोर्ट वगैरह में कोई केस है, उसमें जो डिग्री एसोसिएट है मतलब अनसर्टेनिटी की, वो गोइंग कंसर्न एजम्पशन को प्रभावित करती है। फॉर एग्जांपल कोर्ट के केसेस वगैरह। नेक्स्ट पॉइंट, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द एंटिटीज, नेचर एंड कंडीशंस ऑफ इट्स बिजनेस एंड डिग्री टू विच इट इज अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स। से फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट द पेंट इंडस्ट्री, एशियन पेंट। अगर आप देखें तो पिछले एक साल से इसके शेयर का प्राइस 3000 से 3300 3300 के बीच में घूमता है। 3000 3300 3000 3300 ऐसे चलता रहता है। क्यों? ये प्राइस 3000 आ जाता है जब वर्ल्ड वाइड क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और 3300 चला जाता है जब वो प्राइस क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम चले जाते हैं, क्योंकि इसका मार्जिन बढ़ जाता है, तो इस खुशी में इसका प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है। अब कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, जैसे कि किंगफिशर एयरलाइंस की डूबने की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रही कि हमारे साहब के शौक बड़े बड़े थे, और क्रूड के प्राइसेस उस टाइम $120 पर बैरल चल रहे थे। ऐसे समय में किंगफिशर एयरलाइंस को जब ऑयल परचेज करना पड़ रहा था मार्केट से, तो वो सहन नहीं कर पाए। इंडिगो वगैरह जैसी एयरलाइंस क्या करती हैं, इंडिगो जैसी एयरलाइंस ना, अगर आपको कोई विदेशी फ्लाइट में भी जाना है, फॉरेन फ्लाइट में भी जाना है ना इंडिगो में, तो आपको अगर कोई चीज खानी है तो फिर वहां पे ऑर्डर करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे इंडिगो में। बट किंगफिशर, विस्तारा, इनमें क्या होता है, ये आपको सेम टिकट है, इंडिगो कई मामलों में उससे भी सस्ती है, बट खाना पीना सब फ्री देते हैं। अब किंगफिशर में तो लेग स्पेस बहुत ज्यादा था, लेग स्पेस भी मतलब जहां पे इंडिगो की 5 रो आ जाएं, 5 लाइनें आ जाएं, वहां पर किंगफिशर 3 लाइनें ही लगाता था, इतना लेग स्पेस देता था। फिर खाने के लिए किंगफिशर फ्री दे रहा है। अब ये सब चीजें थी, ऊपर से क्रूड ऑयल का प्राइस $120 पर बैरल, तो फिर डूबना ही था ना, वो डूब गया। और क्या? तो नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द एंटिटीज और इसकी डिपेंडेंसी एक्सटर्नल फैक्टर पे। तो अगर एक्सटर्नल फैक्टर हिले तो पूरी एंटिटी के हिलने की संभावना है। फॉर एग्जांपल अभी रशिया और यूक्रेन के अंदर वॉर चल रहा है, कई सेक्टर ऐसे हो सकते हैं जो कि हिलेंगे, और अगर ये वॉर आगे बढ़ गया तो कई सेक्टर ऐसे हैं जो बंद हो जाएंगे। तो फिर वो कौन कौन से सेक्टर होंगे, उनके ऊपर गोइंग कंसर्न में प्रॉब्लम आ जाएगी। यस, कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि रशिया के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर मान लीजिए रशिया के ऊपर अभी पूरी तरह से बैन नहीं है, मगर अगर बैन लगा दिया गया कि इंडिया की कंपनियों से नहीं खरीद सकता रशिया, जिनका मेजर क्लाइंट रशिया है, उनके ऊपर गोइंग कंसर्न में दिक्कत आ रही होगी आज की डेट में। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, judgment about the future is based on the information available at the time when the judgment is made. Say for example ग्रैंड चीतल,
जिस टाइम उन्होंने अपना ये चीतल का पूरा रेस्टोरेंट खोला था दिल्ली से हरिद्वार जाते हुए, उन्हें पता था ये नेशनल हाईवे आना है? नहीं। तो उन्होंने तो बिल्कुल ठीक ठाक खोला। अब खोलने के 2-3 साल के बाद ही अचानक से नेशनल हाईवे प्रपोज हो गया वहां पर, और जहां उन्होंने खोला था वहीं पे नेशनल हाईवे प्रपोज हो गया। तो दिक्कत है कि नहीं? तो कई बार ऐसा होता है कि भाई हम जो डिसीजन ले रहे हैं वर्तमान में ले रहे हैं, भविष्य में क्या होना है मुझे नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल रशिया यूक्रेन वाला, अगर मान लीजिए इस वॉर के शुरू होने से पहले अगर हमारी कोई कंपनी रशिया के क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी, अचानक ये वॉर शुरू हो गया, हमें थोड़ी ना पता था कि क्या होना है। तो फिर तो इसलिए कहता है जजमेंट अबाउट द फ्यूचर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द प्रेजेंट। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि गोइंग कंसर्न को प्रभावित करता है। ये भी गोइंग कंसर्न को प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि सब्सिक्वेंट इवेंट में रिजल्ट इन आउटकम जो कि इनकंसिस्टेंट थे हमारी वर्तमान की सोच से, तो ये गोइंग कंसर्न को प्रभावित कर सकते हैं। तो हमने देखा कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि गोइंग कंसर्न की एजम्पशन को जो मैनेजमेंट ने ली है उसे प्रभावित कर सकते हैं। जो मैनेजमेंट लेके चला है गोइंग कंसर्न की एजम्पशन, उसे कौन कौन से फैक्टर प्रभावित कर सकते हैं? रिकॉल करो मेरे साथ। पहला, अनसर्टेनिटी। मैनेजमेंट ने सोचा था कि हम केस जीत जाएंगे, हार गए, अनसर्टेनिटी। दूसरा, size and complexity of the business and nature of its business and its dependency on the external factors। बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी थी एक्सटर्नल फैक्टर पे, वो एक्सटर्नल फैक्टर जरे से हिले डुले, गोइंग कंसर्न में आ गई दिक्कत। थर्ड, कोई भी जजमेंट जो फ्यूचर पे किया जाता है वो आज प्रेजेंट के इवेंट पे डिपेंड करता है। क्या ये पॉसिबल है कि सब्सिक्वेंट कुछ इवेंट ऐसी घटनाएं ऐसी घट जाएं कि वो जो इनकंसिस्टेंट हो, जो कि मैनेजमेंट ने आज जजमेंट लिया था उनसे इनकंसिस्टेंट हो? यस। तो ये वो फैक्टर है जो कि गोइंग कंसर्न को प्रभावित करते हैं। और आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम आते हैं जी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। देखो जी, ऑडिटर जब ऑडिट करने जाता है तो उसका रोल क्या है, रोल ऑफ ऑडिट क्या है? सबसे पहले वो करता है प्लानिंग। प्लानिंग के बाद क्या करता है? प्रोसीजर्स। मैंने पिछली रिवीजन में भी समझाया था। सबसे पहले प्लानिंग, प्लानिंग के बाद प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स में क्या क्या आता है? प्रोसीजर्स में आते हैं कंप्लायंस प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। इन्हें आज और डिटेल में समझेंगे कि इन प्रोसीजर्स को हम और दो बड़े पार्ट्स में बांट सकते हैं, रैप एंड फैप। ठीक है, तो फिलहाल सबसे पहले प्लानिंग होती है, प्लानिंग के बाद प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोसीजर करने के बाद उसको इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, किसको? ऑडिटर को। लो जी, सबसे पहले उसने की होगी प्लानिंग, प्लानिंग के बाद उसने अपनाए होंगे प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स के बाद उसे मिली होगी इंफॉर्मेशन। ये इस इंफॉर्मेशन को हम लोग एविडेंस भी कहते हैं। इस इंफॉर्मेशन के बाद या एविडेंस के बाद वो क्या कर सकता है ऑडिटर? कंक्लूजन निकाल सकता है। कंक्लूजन निकालने के बाद वो लास्ट में अपना ओपिनियन देता है थ्रू द ऑडिट रिपोर्ट। ये पूरे का पूरा ऑडिट प्रोसीजर है जिसे मैंने पिछली रिवीजन क्लास के अंदर भी रिकॉल करवाया था। ठीक है जी, 6-7 डेफिनेशन ऐसी हैं जो इस प्रोसीजर से ही क्लियर हो जाती हैं। चलिए वापस आइएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंफॉर्मेशन प्राप्त करे, मतलब सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस प्राप्त कर सके। अच्छा, किससे रिलेटेड? कि जो मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न एजम्पशन लगाई है वो सही है या नहीं है। ओके, क्या वो सही है या नहीं है? और इंफॉर्मेशन प्राप्त होने के बाद, मतलब एविडेंस कलेक्ट करने के बाद उसका अगला स्टेप क्या होता है? कंक्लूड करना। कंक्लूड करना कि क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है जो कि एंटिटी की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न को प्रभावित करे। एक बार रिकॉल करो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, रिकॉल करो जी। पहली बात, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस प्राप्त करना। किस चीज से रिलेटेड? कि जो मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न अजम्पशन लगाई है क्या वो अप्रोप्रिएट है? वर्ड क्या है? appropriateness of the use of the going concern basis of assumption या accounting in the preparation of financial statement। और दूसरी बात, कंक्लूड करना क्या? कि कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है जो कि एंटिटी की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न को प्रभावित कर सके। ये ऑडिटर का सबसे पहला काम। अच्छा जी,
फिर ये ऐसे 200 का रेफरेंस देते हुए लिखता है इस ऐसे के अंदर, ऐसे 570 के अंदर, कि हमने ऐसे 200 के अंदर कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस पढ़ी। वो इनहेरेंट लिमिटेशन जो कि ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस ही देने देती हैं, कभी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देने देती। उन्हीं इनहेरेंट लिमिटेशन में एक लिमिटेशन ये भी है कि ऑडिटर कभी भी फ्यूचर के बारे में जब बात करे, फ्यूचर के बारे में एग्जैक्ट प्रिडिक्शन वो नहीं दे सकता, क्योंकि कुछ ऐसे सर्कमस्टेंस होते हैं जो कि ऑडिटर भी अवेयर नहीं होगा, बड़ी सीधी सी बात है। तो इसलिए ऐसे 200 कहता है कि पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन, ये जो इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं ऑडिट के ऊपर, ये कई बार ऑडिटर की एबिलिटी को भी प्रभावित करती हैं। किस लिए? ऑडिटर एबिलिटी टू डिटेक्ट द मटेरियल मिस स्टेटमेंट इज हायर, यानी कि ऑडिटर की जो एबिलिटी है टू डिटेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज हायर। कब? जब वो फ्यूचर के इवेंट की बात की जाती है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल। तो इसलिए गोइंग कंसर्न को लेकर ऑडिटर की जो भविष्यवाणी है कि हाँ जी, ऑडिटर जब कहता है कि मैनेजमेंट ने सही असेसमेंट किया गोइंग कंसर्न का और एंटिटी सही में अगले साल तक चलती रहेगी, तो वो क्या ऑडिटर की असेसमेंट भी गलत हो सकती है? यस, ये असेसमेंट भी गलत हो सकती है। ये लाइन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे अपने आप में करेक्ट इनकरेक्ट नाम से सवाल बन सकता है, 2 नंबर का ध्यान रखना। तो एज पर एसे 200, पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑन द ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज हाई। कब हाई होगी? जब फ्यूचर इवेंट की बात होगी, और वो फ्यूचर इवेंट जो कि एंटिटी की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न को प्रभावित करेंगे। ठीक है, और आगे कहता है जी ऑडिटर, देखो जो ऑडिटर है कोई वो तो जन्म पत्री पढ़ने वाला तो है नहीं, वो ये भी नहीं है कि ऑडिटर टेंट के अंदर बैठा हो और कहे कि हाँ जी हर प्रकार के ग्रह क्लेश, सोतन से छुटकारा, वशीकरण, ये कारण ये इस चीज की भी ट्रेनिंग हमें दी नहीं गई है। तो फिर हमें जिस चीज की ट्रेनिंग दी गई है उसमें फ्यूचर इवेंट के बारे में प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते कि पता नहीं भविष्य में क्या घटना घट जाए। तो इसलिए अगर मान लीजिए ऑडिटर की रिपोर्ट के अंदर कोई रेफरेंस अगर नहीं दिया हुआ किसी मटेरियल अनसर्टेनिटी का, फॉर एग्जांपल एस्कॉट्स के केस में 1 साल पहले तक उसका ऑडिटर ये नहीं कह सकता था ना कि डॉक्टर नरेश त्रिहन छोड़ के चले जाएंगे। ग्रैंड चीतल के केस में 1 साल पहले तक ऑडिटर नहीं जानता था ना कि एंटिटी को लेटर आएगा कि हाँ नेशनल हाईवे बनना है, चलो काम तंबू वंबू अपने समेट लो। तो मैं कह सकता हूं कि एब्सेंस ऑफ रेफरेंस टू द मटेरियल अनसर्टेनिटी with regard to the entity's ability to continue as a going concern in the auditor's report, यानी कि अगर ये पैरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना पेपर के लिए एज इट इज, इसमें से सवाल पूछा जा सकता है करेक्ट इनकरेक्ट पर। अगर मान लीजिए ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट में गोइंग कंसर्न पे कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी रेज नहीं की गई, परंतु ड्यूरिंग द ईयर एंटिटी के भविष्य पे सवालिया निशान उठ गया, कोई ऐसा घटना घट गई, तो क्या ऑडिटर के ऊपर आप कह सकते हो, ऑडिटर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो? नहीं, क्योंकि फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है। तो इसलिए आप ऑडिटर के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते, क्योंकि ऑडिटर ने अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी के बारे में कोई बात नहीं की तो ये गारंटी नहीं है इस बात का कि एंटिटी गोइंग कंसर्न में ही रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिट एज पर एस 570 क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिट, देखो जी मैंने कहा था ना वो जो अभी हमने किया, ये है स्टेप्स ऑडिट के, बस यही काम आते हैं, हर जगह घूम फिर के देखना। ऑडिटर का ऑब्जेक्ट 570 में क्या है? एविडेंस कलेक्ट करना, फिर कंक्लूड करना और उसके बाद रिपोर्ट करना। एविडेंस कलेक्ट करना, किस चीज से रिलेटेड एविडेंस कलेक्ट करना? क्या एप्रोप्रिएट ने, जो मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न एजम्पशन यूज की है, क्या वो एप्रोप्रिएट है? जो मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न एजम्पशन यूज की है क्या वो सही है? उसकी एप्रोप्रिएटनेस देखना। सेकंड, कंक्लूड करना। कंक्लूड किस बात पे? कंक्लूड करना कि क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी सही में एग्जिस्ट करती है जो कि डाउट क्रिएट करती हो ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ये वर्ड्स तो बार बार आ रहे हैं भाई, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है इन वर्ड से। क्या कोई सही में कोई ऐसे इवेंट या कंडीशन एग्जिस्ट करते हैं? क्या कोई कंडीशन या इवेंट ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो कि ऑडिट एविडेंस के बेसिस पे वो कंक्लूड करेगा?
कि क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है जो डाउट क्रिएट करती है ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। और थर्ड, पहला एविडेंस कलेक्ट किया, फिर कंक्लूड किया, फिर बाद में रिपोर्ट किया। कैसे? एज पर द एसेस। रिपोर्टिंग कैसे होती है अभी डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर एज पर द एसए 570। फिर कौन कौन सी ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं या कंडीशंस हो सकते हैं जो कि एंटिटी की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न पे सीरियस डाउट क्रिएट करते हो। इन सभी इवेंट को हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं फाइनेंशियल इवेंट, एक होते हैं ऑपरेशनल इवेंट और एक होते हैं अदर फैक्टर्स। अब फाइनेंशियल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स ऑन टाइम, लो जी क्रेडिटर्स को पेमेंट ही नहीं मिल रही टाइम पर, ठीक है जी। सेकंड, फाइनेंशियल रेशो के मतलब बिगड़ चुकी है, हालात बिगड़ चुकी है। डेट इक्विटी रेशो 10:1 ऐसी रेशोज हो चुकी हैं। फिर लोन एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लाई नहीं कर पा रहे, इंटरेस्ट सर्व नहीं कर पा रहे, रीपेमेंट नहीं कर पा रहे। फिर विड्रॉल ऑफ द फाइनेंशियल सपोर्ट बाय द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ने कंडीशन डाल दी है कि हमें कैश पेमेंट करनी पड़ेगी, हम कोई क्रेडिट नहीं देने वाले। फिर डिविडेंड पे करने की भी हालत कंपनी की नहीं है। फिर ऑपरेशनल फैक्टर, कंपनी का की मैनेजरियल पर्सन छोड़ के चला गया है, नरेश त्रेहान। फिर लेबर स्ट्राइक्स चल रही हैं। फिर बड़े बड़े कस्टमर्स जो है वो छोड़ के चले गए हैं, लाइसेंस रिन्यू नहीं हो पा रहे, की मार्केट यूएस मार्केट या रशियन मार्केट जो थी आपकी वो खत्म हो गई। फिर इमरजेंट ऑफ द हाईली सक्सेसफुल कंपटीटर, भाई साहब वोडाफोन और आइडिया ने कभी नहीं सोचा था कि अचानक रिलायंस आएगा और पेल के रख देगा उन्हें। तो फिर अदर फैक्टर, अनइंश्योर्ड डिजास्टर व्हेन दे अकर, मतलब कोरोना काल में कितने बिजनेस डूबे होंगे, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द एंटिटी, अदर फैक्टर्स के अंदर आते हैं। उसके बाद रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बाय द ऑडिटर। देखो जी, 2 एसेस हमारे हैं जो कि बड़े वाइटल हैं किसी भी ऑडिटर के लिए। एक है एसए 315। एसए 315 को अपन लोग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर या रैप भी कहते हैं। 315 के अंदर क्या होता है कि ऑडिटर मैनेजमेंट से मीटिंग करता है। मीटिंग करने के बाद वो मैनेजमेंट से बातचीत करके एंटिटी को समझता है, उसके इन्वायरमेंट को समझता है और उसके इंटरनल कंट्रोल को समझता है। ऑडिटर मैनेजमेंट से बात करता है, एंटिटी को समझता है, उसके इन्वायरमेंट को समझता है और उसके बिजनेस मॉडल को समझता है और उसके इंटरनल कंट्रोल को समझता है। ये समझने के बाद ऑडिटर फिर उन्हें टेस्ट करता है। जब वो टेस्ट करता है तो वो करता है ऐसे 330 के अंदर, ठीक है। वो इंटरनल कंट्रोल को भी टेस्ट करता है जिसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल कहते हैं, और वो अकाउंटिंग सिस्टम को भी टेस्ट करता है जिसे टेस्ट ऑफ डिटेल्स कहते हैं। जब वो इस तरीके की टेस्टिंग करता है तो इसे कहते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। तो सबसे पहले 2 तरीके के प्रोसीजर्स होते हैं, 2 तरीके के। अब प्रोसीजर्स को देखो जी, मैंने ये जो चार्ट बनाया था लिखने की जरूरत नहीं है। इस प्रोसीजर्स को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। सबसे पहले आता है रैप। रैप के अंदर आप एंटिटी से मीटिंग करते हो, मैनेजमेंट से मीटिंग करते हो, उसको उसके बिजनेस मॉडल को समझते हो, एंटिटी को समझते हो, इंटरनल कंट्रोल को समझते हो। फिर आता है फैप। फिर क्या आता है? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर वो प्रोसीजर परफॉर्म करता है, फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करता है जहां वो इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग करता है, जहां वो अकाउंटिंग सिस्टम की टेस्टिंग करता है। मतलब कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर जो एग्जैक्टली अपनाए जाते हैं वो यहां पर अपनाए जाते हैं। कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर यहां पर अपनाए जाते हैं। रैप के अंदर तो केवल मैनेजमेंट से एंटिटी को समझने का काम किया जाता है, ठीक है जी। तो इसलिए अब हम कर रहे हैं सबसे पहले रैप। जब ऑडिटर मैनेजमेंट से मीटिंग करेगा तो क्या वो उस वक्त भी गोइंग कंसर्न पर डिस्कशन करेगा? यस, गोइंग कंसर्न उस वक्त भी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा रहेगा ऑडिटर के डिस्कशन में। तो यानी कि व्हाइल परफॉर्मिंग द रैप एज रिक्वायर्ड बाय एसए 315, यानी कि जब मैनेजमेंट से डिस्कशन करेगा तो ऑडिटर शेल कंसीडर, मैनेजमेंट से डिस्कशन करेगा कि क्या कोई ऐसे इवेंट और कंडीशन आपको लग रहे हैं कि एग्जिस्ट करते हैं विच मे कॉज अ डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, ठीक है जी। और फिर जब वो मैनेजमेंट से बातचीत कर रहा होगा तो उसी बातचीत में वो ये भी पहचानेगा कि क्या मैनेजमेंट ने कोई इनिशियल असेसमेंट प्रोवाइड किया है, मतलब मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से कोई असेसमेंट किया है कि एंटिटी की गोइंग कंसर्न पे कोई क्वेश्चन मार्क आ रहा है, नहीं आ रहा, इससे रिलेटेड मैनेजमेंट ने कोई भी असेसमेंट किया है। अब सर हर प्रकार के
बिजनेस में ऐसा करेगा ऑडिटर? यस, हर प्रकार के बिजनेस में करेगा, क्योंकि हर बिजनेस में कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर्स होते होते हैं। तो फिर उन रिस्क फैक्टर्स को लेकर मैनेजमेंट से बात करेगा और ये पूछेगा कि क्या क्या आपको लगता है कि ये कंसर्न रेस करते हैं आपकी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न पे। ठीक है जी। अब देखो, जब वो मैनेजमेंट से बातचीत करेगा कि सर आपने कुछ असेसमेंट किया है गोइंग कंसर्न को लेकर, यानी कि आपके यहां पर रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, अब मैनेजमेंट उसे रिस्क फैक्टर बताएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसे क्लाइंट के पास गया जिसकी डिपेंडेंसी पूरी की पूरी रशिया के ऊपर थी, पूरी की पूरी रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी थी। आईटी सेक्टर की कंपनी थी, रशिया को सर्विस प्रोवाइड करती थी। अमेरिका ने बैन लगा दिया। अब अमेरिका ने जब बैन लगाया तो फिर क्या किया जाए। अब जब वो मैनेजमेंट से डिस्कशन कर रहा था तो मैनेजमेंट से बातचीत में आया कि सर आपने क्या रिस्क आइडेंटिफाई किया है। मैनेजमेंट ने कहा हाँ, हमने रिस्क आइडेंटिफाई कर चुके थे, हम पहले कर चुके थे। यानी कि अगर मैनेजमेंट कहता है कि यस दे हैव परफॉर्म द प्रोसीजर, या फिर मैनेजमेंट कहता है कि नो दे हैव नॉट येट परफॉर्म्ड एनी प्रोसीजर, ओ माय गॉड, बड़े ढक्कन है तो। बट फिलहाल अगर मान लीजिए ऐसे 315 के अंदर मैनेजमेंट से आप डिस्कशन कर रहे हो और मैनेजमेंट से डिस्कशन में ये निकल के आया कि मैनेजमेंट ने परफॉर्म किए हैं, प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं गोइंग कंसर्न को लेकर, तो फिर ऑडिटर मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा कि क्या मैनेजमेंट आपने वो फैक्टर आइडेंटिफाई कर लिए हैं जो कि एंटिटी की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और आप किस तरीके से इन्हें टैकल करने का आपका प्लान क्या है, जरा हमारे साथ डिस्कस करो। यानी कि जब ऑडिटर मान लीजिए क्लाइंट के साथ बैठा है, क्लाइंट से पूछा उसने कि सर आपका तो पूरी के पूरे सारे के सारे कस्टमर ही रशियन है, तो फिर अब क्या किया जाए। रशिया का तो वॉर चल रहा है, यूएस के सैंक्शन है, तो आपने क्या किया। तो मैनेजमेंट से उसका प्लान पूछेगा। मैनेजमेंट ने कहा कि हमने ऑलरेडी अपना बिजनेस शिफ्ट कर दिया है यूएस और यूरोप की तरफ, और रशिया से बिजनेस हम बंद कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट का प्लान है टू मिटिगेट देम, यानी कि जो रिस्क अराइज हुए उनको मिटिगेट प्लान करने का मैनेजमेंट का प्लान उसने एनालाइज किया। ठीक है जी। सेकंड, अगर मान लीजिए जब उसकी डिस्कशन हुई तो फिर मैनेजमेंट कहता है कि हमने कोई रिस्क असेसमेंट किया ही नहीं। ये तो बड़ी सीरियस बात है कि भाई तुम्हारा क्लाइंटेल रशिया में है और तुम कह रहे हो कि नहीं नहीं अभी तो बिजनेस चल रहा है, अभी हमारे ऊपर कोई रिस्क आया नहीं है। अबे आया नहीं है और आ कभी भी सकता है, इन दोनों में है कोई थोड़ा सा ही डिफरेंस है ना, एक ही दिन का इवेंट, एक ही घटना का बस वो है फर्क। कभी भी मैनेजमेंट ने कह दिया हाँ जी हर हर गंगे तो हो गया काम, कभी भी मतलब कोई ऐसी घटना घट गई वहां वर्ल्ड वाइड तो फिर रिस्क तो है। तो फिर अगर मैनेजमेंट ने कोई भी असेसमेंट नहीं किया है तो ऑडिटर मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा कि मुझे एक बात बताओ, मेरे हिसाब से तो घटना बनती है गोइंग कंसर्न पे, आप कह रहे हो कि आपके गोइंग कंसर्न पे कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो, मुझे थोड़ा बताओ तो सही। भाई आप कह रहे हो मेरे हिसाब से तो घटना है, आपके बिजनेस में इंपैक्ट आना चाहिए, आप कह रहे हो नहीं आना चाहिए। मुझे अपना व्यू बताओ कि क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपने तो असेसमेंट ही नहीं किया। अगर आपने असेसमेंट किया होता तो हम आपसे डिस्कशन करते कि आपका असेसमेंट क्या है, आपका फर्दर प्लान क्या है। आपने कोई असेसमेंट ही नहीं किया, तो क्या गोइंग कंसर्न पे जो दिक्कत आ रही है, जो मुझे घटना नजर आ रही है, जो इवेंट और कंडीशन मुझे नजर आ रहे हैं वो आपको नहीं आ रहे। और क्या मेरी नजर में, मैनेजमेंट से पूछो, क्या आपकी नजर में वो इवेंट और कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करते जो कि डाउट क्रिएट करते हो ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। मैनेजमेंट से जरा सवाल पूछना है आपने, इंक्वायर करना है इस मामले में कि मैनेजमेंट आप बताओ क्या कहते हो। ठीक है जी। तो दोनों सिचुएशन पॉसिबल है रैप के अंदर। रैप के अंदर पहला जब वो पूछेगा रैप करते हुए, तो पहला मैनेजमेंट ने शायद गोइंग कंसर्न एजम्पशन का असेसमेंट कर रखा हो या नहीं कर रखा, कर रखा तो पूछो क्या कर रखा, नहीं कर रखा तो क्यों नहीं कर रखा, इसकी इंक्वायरी करो। उसके बाद फर्दर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सारा एनालिसिस था, खैर जिनको भी ये एनालिसिस करवाया था कॉपीज में प्लीज ये एनालिसिस एक बार पढ़ लेना, गो थ्रू कर लेना, ठीक है। फिर आ जाओ वापस, फिर आ जाओ वापस। हाँ फिर अब मान लीजिए हुआ क्या कि ऑडिटर जो है मैनेजमेंट ने असेसमेंट कर रखा है एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न का, मैनेजमेंट ने पूरा आकलन किया हुआ है, उन्होंने पूरा असेसमेंट किया हुआ है। तो ऑडिटर अब उस असेसमेंट को इवेल्युएट करेगा। यानी कि अगर मैनेजमेंट कहता है अरे चिंता नहीं भाई, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑडिटर उसे मान ले कि हाँ गाड़ी भाई ने चलानी है, कोई दिक्कत नहीं, चला लेगा। अबे ऐसा नहीं होए। अगर मैनेजमेंट कहता है कि ऑडिटर हमारे पास गोइंग कंसर्न को लेकर प्रॉब्लम है मगर हमारे पास प्लान है, तो ऑडिटर इसे चुप रहकर नहीं सुनेगा कि अच्छा प्लान होगा, भाई के पास अच्छा प्लान होगा। नहीं, पूछ ऑडिटर, पूछ। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यही तो था कि पूछ क्या प्लान है, इवेल्युएट करो। यानी कि इवेल्युएशन ऑफ द मैनेजमेंट्स असेसमेंट। ओके, अभी तक क्या किया आपने? केवल इंक्वायरी की है मैनेजमेंट से, क्या आपका प्लान है तो क्या है, कोई प्लान नहीं तो क्यों नहीं, फिर प्लान है तो असेसमेंट करो प्लान का। अच्छा, असेसमेंट कैसे करोगे? मैनेजमेंट के प्लान का असेसमेंट कैसे करोगे? देखो जी, ये तब अराइज होगा ये सिचुएशन जब मैनेजमेंट ने असेस किया है गोइंग कंसर्न को। यानी कि जब मैनेजमेंट ने असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न किया है, ये सिचुएशन तब अराइज होगी, तभी तो उनका प्लान इवेल्युएट करोगे। ऑडिटर ने पूछा फॉर एग्जांपल ग्रैंड चीतल वालों से कि सर जी, अब तो मुझे पता लगा है कि आपके यहाँ पे तो नेशनल हाईवे आ रहा है, तो फिर अब आप क्या करने वाले हो? वो हंसने लग गए। अरे उन्होंने कहा ले भाई मिठाई खा। है, ऑडिटर ने कहा मिठाई? मतलब मैं तो सोच रहा हूं आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है, आप मिठाई बर्फी खिला रहे हो मुझे, क्या हुआ? मैनेजमेंट ने कहा भाई साहब, नेशनल हाईवे पे तेरे भाई ने बड़ा सा खेत ले लिया है, अब उस खेत के अंदर हम लोग बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलेंगे, दिल्ली जाने वाले 80% ग्राहक हमारे पास ही आएंगे। ये कुछ ज्यादा लंबी नहीं फेंक रहा? भाई पागल है क्या? क्या कर रहा है ये? 80% ग्राहक तेरे पास आएंगे, बाकी पागल है? तेरा आज की डेट में रेशो 2% नहीं होगा, अब तू 80% कमाएगा? क्या कर रहा है यार? ऐसे लंबे लंबे थोड़ा ना फेंकना चाहिए। तो इसलिए ऑडिटर इस प्लान को इवेल्युएट करेगा। अच्छा, इवेल्युएट कैसे करेगा? देखेगा कि उन्होंने इस प्लान को कैसे असेस किया है, गोइंग कंसर्न को कैसे असेस किया है। अच्छा, फिर उन्होंने कौन कौन सी एजम्पशंस यूज की हैं गोइंग कंसर्न को लेकर। ओके, फिर मैनेजमेंट का फ्यूचर प्लान क्या है, फिर क्या ये प्लान फेकू है या रीजनेबल है, ये सब इवेल्युएट करेगा ऑडिटर। कैसे? चलिए, ऐसे कहता है ऑडिटर इवेल्युएट करेगा मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। यानी कि मैनेजमेंट कहता है हमने असेस कर लिया है और हमारे ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऑडिटर कहेगा भाई मुझे भी बता। अब इस असेसमेंट के ऑडिटर के अंदर ऑडिटर क्या कहेगा? पहली बात वो कहेगा आपने असेसमेंट कैसे किया है, आपका असेसमेंट, आपने रीजन क्या है, आपका बेसिस क्या है असेसमेंट करने का कि हम 80% प्राप्त कर लेंगे, मतलब उसका बेसिस बताइए, हाउ दे असेस। दूसरी बात, आपने इस असेसमेंट में बहुत सारी एजम्पशंस यूज की होंगी, उन सारी एजम्पशंस के बारे में जरा मुझे बताइए। तो पहले आपने क्या पूछा? प्रोसेस बताइए कि आपने असेसमेंट कैसे किया। फिर आपने कहा एजम्पशन कौन कौन सी फॉलो की है। फिर आपने पूछा कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है और क्या ये प्लान फीजिबल है। इसको एक सिंपल से कोड में बांट देना तो क्या बना? पाप। इवेल्युएशन ऑफ द गोइंग कंसर्न एजम्पशन कैसे होगी? पाप के द्वारा। पाप मतलब प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस? जो मैनेजमेंट ने फॉलो की है टू मेक दिस असेसमेंट। ए, एजम्पशन कौन सी फॉलोड की है। एक्शन, फ्यूचर एक्शन क्या होने वाले हैं और क्या ये प्लान फिजिबल है, ऑडिटर ये डिस्कस करेगा। ठीक है जी। चलिए, जब ऑडिटर मैनेजमेंट के इस असेसमेंट को इवेल्युएट करेगा तो ऑडिटर भी उसी पीरियड को कंसीडर करेगा जो पीरियड मैनेजमेंट ने कंसीडर किया है। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट कहता है कि हमने ये जो प्लान बनाया है ये अगले 2 महीने तक हमारी टर्नओवर देखना, हम सेल लगा देंगे। अरे हाईवे पे जाने वाला हर बंदा फ्री में खाना खाएगा, लंगर करवाएंगे। ऑडिटर केवल एक सवाल पूछेगा, 2 महीने तो ठीक है, आपने लंगर करवा दिया, फ्री में खाना बांट दिया, उसके बाद आगे के 10 महीने। यानी कि अगर मैनेजमेंट ने जो असेसमेंट किया है गोइंग कंसर्न का वो 1 साल से कम के पीरियड का किया है तो ऑडिटर उन्हें कहेगा कि भैया पूरे 1 साल का करो। ठीक है ना? और नहीं तो ऑडिटर जो भी उनका प्लान है उसे डिस्कस करेगा, 1 साल के प्लान जो होगा वो डिस्कस करेगा, क्योंकि गोइंग कंसर्न अगले 1 साल के लिए होती है।
तो पढ़ेगा इन इवेल्युएटिंग द मैनेजमेंट्स असेसमेंट ऑफ एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, ऑडिटर भी सेम पीरियड पे डिस्कशन करेगा जिस पीरियड के लिए उन्होंने असेसमेंट किया है। परंतु अगर उन्होंने असेसमेंट 12 महीने से कम का किया है तो ऑडिटर उन्हें रिक्वेस्ट करेगा कि सर जी जो भी आपने प्रोजेक्शन बनाई है ना कि आप अगले साल ये उखाड़ लोगे तो वो उखाड़ लोगे, जरा वो प्रोजेक्शन मुझे 12 महीने की दिखाइए। ये जो 80-90% की मार्केट शेयर आप मुझे दिखा रहे हो कि आप अगले 2 महीने में अचीव कर लोगे, 2 महीने की नहीं, मुझे 12 महीने की assumption दिखाइए। ठीक है, ये पॉइंट करेक्ट एंड करेक्ट में बनता है। आगे अब आता है फैप। देखो जी, पहले क्या आया, रैप। रैप के बाद आपने मैनेजमेंट का असेसमेंट देखा, उसे इवैल्यूएट किया, रैप के साथ ही इवैल्यूएट, वो भी रैप का ही पार्ट होता है एक्चुअल में, इवैल्यूएशन भी। फिर आया फैप। अब फैप के अंदर क्या होगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। अब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे, फैप मतलब ऐसे 330, अब यहां पे 330 क्या लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बट फिलहाल फैप मतलब 330। अब ऑडिटर क्या करेगा, अब ऑडिटर अपने प्रोसीजर, अभी तक तुमने जितना मैनेजमेंट से पूछना था पूछ लिया, उन्होंने जितना फेंकना था फेंक दिया, अब ऑडिटर अपने प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। अच्छा, अब ऑडिटर अपने प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। अच्छा, किस लिए, कि क्या सही में कोई इवेंट या कंडीशंस ऐसी हैं जो कि डाउट क्रिएट करती हो द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। तो ऑडिट प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे फैप के अंदर, क्योंकि फैप का मतलब ही प्रोसीजर परफॉर्म करना है। ऑडिट प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे ऑडिटर के द्वारा कि क्या सही में कोई घटनाएं ऐसी हैं जो एंटिटी की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न को प्रभावित करती हैं। अच्छा, अब पहली बात, अगर मैनेजमेंट ने, ऑडिटर ने पाया प्रोसीजर परफॉर्म करके कि यस पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का नोटिस उसे मिल गया, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट से उसे नोटिस मिल गया कि एंटिटी का जो आउटलेट है वो नेशनल हाईवे पे जा रहा है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में आ गया कि भैया पॉल्यूशन फैलाने वाली फैक्ट्रियां यहां नहीं चलेंगी और आपके क्लाइंट की फैक्ट्री पॉल्यूशन फैलाती है। तो फिर मैनेजमेंट ने अगर तक अभी तक परफॉर्मेंस नहीं किया है एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न का, एक बार रिक्वेस्ट कर दो। आपने प्रोसीजर परफॉर्म करके पता लगा दिया कि भाई डाउट है, डाउट है, मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं किया, तो मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करो कि अब भी कह रहा हूं बेटा सुधर जाओ और असेसमेंट कर लो, सुधर जाओ और असेसमेंट कर लो। फिर अगर तो असेसमेंट उन्होंने किया हुआ है तो उनके फ्यूचर प्लान जो है ना उस पर प्रोसीजर लगा के देखो कि हाँ ये सही है, ये फीजिबल है, ये फेंक तो नहीं रहे लंबी लंबी, ये देखो। फिर अगर मान लीजिए एंटिटी ने कैश फ्लो फोरकास्ट अपना प्रिडिक्ट किया है कि हमारी इतनी कैश फ्लो वगैरह रहेगा, तो फिर क्या जो डेटा यूज किया गया है क्या वो रिलायबल है इस फोरकास्ट के लिए, और क्या जो एजम्पशन यूज की गई है उनके पीछे कोई बेस है। 80% ग्राहक हमारे पास आएंगे, क्या इसका कोई बेसिस है तुम्हारे पास, तुम क्या मतलब वहां क्या करने वाले हो कि 80% तुम्हारे वहां पे आएंगे। तो फिर क्या ये जो एजम्पशन आप लगा रहे हो इस एजम्पशन के पीछे कोई बेस है। तो अगला बात, फोर्थ कंडीशन पढ़िएगा। क्या कोई और क्या कोई एडिशनल फैक्ट और इंफॉर्मेशन ऑडिटर के पास अवेलेबल हुआ है व्हेन द मैनेजमेंट मेड इट असेसमेंट, जब मैनेजमेंट ने अपना असेसमेंट दिया, वो किया था 4 महीने पहले, तब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्लान था कि हम यहां से हाईवे नहीं लेके जाएंगे। 15 दिन पहले प्लान चेंज हुआ है कि कह दिया गया है कि हाईवे यहीं से जाएगा और क्लाइंट का ऑफिस बीच में आ रहा है, क्लाइंट का आउटलेट रिटेल आउटलेट बीच में आ रहा है, तो ये तो फंस गए। तो फिर जब मैनेजमेंट तुमने असेसमेंट किया था उसके बाद क्या कोई और चेंज हुआ तो क्या हुआ, तो बताइए ऑडिटर के फैप में क्या क्या आएगा। फैप का मतलब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिटर ने अभी तक क्या किया, रिकॉल करो, अभी तक ऑडिटर ने क्या किया, पहला रैप किया, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, मैनेजमेंट का प्लान समझा, नहीं था, अगर मैनेजमेंट का प्लान नहीं था तो इंक्वायर किया कि ढक्कनों क्यों प्लान नहीं बनाया,
फिर उसके बाद इवैल्यूएशन किया, अगर उनका प्लान था तो उसका इवैल्यूएट किया, एजम्पशन यूज्ड देखी गई, कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर किया गया ये देखा गया, सारी चीजें देखी इवैल्यूएशन में। अब वो अपना प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, जहां पर वो इधर उधर से सर्च करने की कोशिश करेगा कि जो मैनेजमेंट कह रहा है वो सही है या गलत है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाएगा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पर जाएगा, हाई कोर्ट्स वगैरह की वेबसाइट पर जाएगा, जहां से पता लगाएगा कोई बड़ा केस तो नहीं चल रहा, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से पता लगाएगा कोई बड़ा केस तो नहीं चल रहा है एंटिटी के खिलाफ। तो ये सारे फैक्टर्स ये क्या हैं, जब ऑडिटर अपने ये कार्यक्रम कर रहा है मैनेजमेंट से पूछताछ के अलावा, तो दे आर कॉल्ड एज फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में क्या होगा, अगर मैनेजमेंट ने नहीं किया असेसमेंट तो असेसमेंट करवाओ। मैनेजमेंट का अगर कोई फ्यूचर प्लान है तो उसे चेक करो कि ये प्लान फिजिबल है। अगर एंटिटी ने कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया है तो उसे चेक करो कि इसके पीछे की एजम्पशन कैसी है जिन्हें बेस बनाया गया है। और फिर उसके बाद क्या कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो सामने आई है, जब मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया था उसके बाद कोई नई कंडीशन और नया कोई और घटना, कोई और न्यूज आगे आई है, अगर आई है तो वो क्या है, ये सारा करो। ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर होगा। अब आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म कर दिए हैं, प्रोसीजर परफॉर्म करके अब आपने इंफॉर्मेशन प्राप्त कर ली होगी, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस प्राप्त कर लिए होंगे। उसके बाद अब आप कंक्लूजन करोगे, कंक्लूजन के बाद आप ऑडिट रिपोर्ट यानी कि ओपिनियन दोगे। चलिए जी अब कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन बाय द ऑडिटर। देखो जी, ऑडिटर सबसे पहले इवैल्यूएट करेगा कि क्या उसने, कंक्लूजन करेगा क्या उसने एविडेंस प्राप्त कर लिए हैं, क्या उसने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्राप्त कर लिए हैं रिगार्डिंग द मैनेजमेंट यूज ऑफ द गोइंग कंसर्न एजम्पशन। जो मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न एजम्पशन यूज किया उसको लेकर के ऑडिटर ने अपने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्राप्त कर लिए हैं। अगर मान लीजिए इन एविडेंस के बेसिस पर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि भाई साहब, ऑडिटर का कंक्लूजन सुनो, ऑडिटर कंक्लूड करता है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, यानी कि एंटिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, which may cast doubt on the entity's ability to continue as a going concern। यानी कि ऑडिटर ने इवेल्युएट किया क्या सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्राप्त उसने कर लिए हैं गोइंग कंसर्न को लेकर। अब उन एविडेंस के बेसिस पर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है जो कि डाउट क्रिएट करती है ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। मतलब डाउट सीरियस है, एंटिटी के भविष्य पर सवालिया निशान है। तो फिर अब क्या करेगा, अब यहां दो सिनेरियो बन सकते हैं, यहां पर दो सिनेरियो बन सकते हैं। पहला सिनेरियो, मामला खतरनाक है, ये कंफर्म है कि मामला खतरनाक है, खतरे का मामला है। मगर अब पहला सिनेरियो, सिचुएशन नंबर 1, एडिक्वेसी ऑफ अ डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर कैसा होना चाहिए, एडिक्वेट है या नहीं है। ऑडिटर यह भी कंक्लूड करेगा कि अगर इवेंट और कंडीशन आइडेंटिफाई हो चुकी हैं जो कि सीरियस डाउट क्रिएट करती हैं और मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। सिचुएशन समझना, इशू तो है, प्रॉब्लम तो है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है, गोइंग कंसर्न पे क्वेश्चन मार्क है। अब डिस्क्लोजर कैसे होना चाहिए, ऑडिटर कंक्लूड करेगा डिस्क्लोजर कैसे होना चाहिए। ऑडिटर डिस्क्लोजर देखते हुए क्या चेक करेगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एंटिटी ने बनाई है क्या प्रॉपरली डिस्क्लोज करती है उस इवेंट या कंडीशन को जो कि डाउट क्रिएट कर रहा है, और अगर मैनेजमेंट का कोई प्लान है तो वो प्लान क्या है, क्या ये चीज प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज हुई है या नहीं हुई। ऑडिटर इस चीज को देखेगा, डिस्क्लोजर देखेगा कंक्लूजन के अंदर। अगली बात, क्लियरली डिस्क्लोज कराएगा, क्लियरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये डिस्क्लोजर होगा कि देखो जी शेयर होल्डर्स, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और ये मटेरियल अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है कि वो सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट करती है ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। और वो इतनी ज्यादा मटेरियल अनसर्टेनिटी है कि ये पॉसिबल है कि शायद हम अपना लायबिलिटी को भी पे ऑफ ना कर पाए। इस तरीके का डिस्क्लोजर ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिलवाएगा। कब दिलवाएगा, जब ऑडिटर ने कंक्लूड किया है, किसके बेसिस पर, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस के बेसिस पर, कि भैया
दिक्कत है, मेटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। अगर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस उसने प्राप्त किए हैं और जिसके बेसिस पे वो कंक्लूजन कर रहा है कि मेटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तो फिर ऑडिटर अब डिस्क्लोजर करवाएगा। डिस्क्लोजर में क्या क्या करवाएगा कि इवेंट और कंडीशन एग्जिस्ट करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा जाएगा, जो हमारी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न पर सीरियस डाउट क्रिएट कर रहे हैं। शायद ये पॉसिबल है कि भविष्य में हम अपनी लायबिलिटी को भी पे ऑफ ना कर पाए। ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा जाएगा। ठीक है जी। अगली बात, एडिक्वेसी ऑफ अ डिस्क्लोजर व्हेन द इवेंट्स और कंडीशन हैव बीन आइडेंटिफाइड। अब दूसरी सिचुएशन समझिएगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसे इवेंट और कंडीशन आइडेंटिफाई किए गए हैं मगर वो मेटीरियल अनसर्टेनिटी क्रिएट नहीं करते हैं, मेटीरियल अनसर्टेनिटी क्रिएट नहीं करते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने आपके क्लाइंट की फैक्ट्री को पकड़ लिया है मगर जुर्माना लगा दिया है 50,000 रुपए। बस इवेंट तो है, इवेंट तो हुआ गोइंग कंसर्न का, बट कोई सीरियस इवेंट नहीं है। अब डिस्क्लोजर कैसे होना चाहिए? अगर मान लीजिए ऑडिटर ने अपने एविडेंस के बेसिस पर यह कंक्लूड किया, एविडेंस के बेसिस पर यह कंक्लूड किया कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, सॉरी कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी, कोई बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब अनसर्टेनिटी थी मगर मटेरियल नहीं थी, छोटा सा पेनल्टी लग गया बस। तो ऑडिटर को इवेल्युएट करना पड़ेगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस डिस्क्लोजर को दिखाया गया है कि नहीं, और दिखाया जाना जरूरी है कि हमने ये पेनल्टी दी है और पेनल्टी देके अब हमने ठीक कर दिया है। तो ये दोनों सिचुएशन समझना ऑडिटर के कंक्लूजन की। पहली सिचुएशन बताती है मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, बहुत सीरियस है। दूसरा, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। ये हो गया कंक्लूजन की बातें। अब कंक्लूजन के बाद आगे क्या होगा? कंक्लूजन के बाद ओपिनियन आना है, तो ये ओपिनियन आ गए, ऑडिटर का ओपिनियन। अच्छा, ओपिनियन की भी डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली सिचुएशन, मैनेजमेंट ने जो गोइंग कंसर्न की असम्पशन फॉलो की वो इनएप्रोप्रिएट है, नालायकों ने ढंग से कुछ समझा ही नहीं, इतना बड़ा केस चल रहा है उसके बारे में कुछ किया ही नहीं, नेशनल हाईवे पे जमीन आ रही है कुछ कर ही नहीं रहे। तो फिर अगर ऑडिटर, भाई ये तो सबसे बड़ी असम्पशन होती है गोइंग कंसर्न की कि कंपनी चलेगी कि नहीं, और अगर गोइंग कंसर्न की असम्पशन को फॉलो नहीं किया तुमने ढंग से, तो फिर एडवर्स ओपिनियन ही बनता है, फिर और कौन सा बनता है? ठीक है। सिचुएशन नंबर 2, गोइंग कंसर्न असम्पशन जो है वो बिल्कुल प्रॉपर लगाई है मैनेजमेंट ने। मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न असम्पशन बिल्कुल सही लगाई है, बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट तो करती है। अच्छा, मैनेजमेंट ने भी इसे आइडेंटिफाई किया है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, और एडिक्वेट डिस्क्लोजर भी जो है इस अनसर्टेनिटी का कर दिया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। देखो जी, अब मैनेजमेंट की कोई गलती नहीं, उन्होंने मटेरियल अनसर्टेनिटी को आइडेंटिफाई भी किया, डिस्क्लोजर भी कर दिया है, सब कुछ ठीक ठाक है, मगर मटेरियल अनसर्टेनिटी तो है ना भाई, क्वेश्चन मार्क तो है ना भाई। तो फिर क्या होगा? मेरा क्लाइंट रशिया पे डिपेंड करता था, रशिया में वॉर छिड़ गया, दिक्कत तो है ना भाई। तो अब मैं क्या करूंगा? भाई कर तो कुछ नहीं सकता ऑडिटर अब, मगर केवल एक चीज करेगा, क्या डिस्क्लोजर ठीक हुआ है? मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर कर तो दिया, हाँ, तो इसलिए अब ये रिपोर्ट को क्वालिफाइड या एडवर्स नहीं करेगा, क्वालिफाइड और एडवर्स नहीं करेगा, बट फिर भी एक कमेंट जरूर देगा ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कि देखो जी ऐसा है, गोइंग कंसर्न पे दिक्कत है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और सीरियस डाउट है ऑन द कंटिन्यूएशन एज अ गोइंग कंसर्न। ये अपने ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन जरूर करेगा। ठीक है, क्वालिफाइड नहीं करेगा, डिस्क्लेमर नहीं देगा, एडवर्स रिपोर्ट नहीं देगा। ठीक है जी। थर्ड, अगर मान लीजिए एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ द मटेरियल अनसर्टेनिटी इज नॉट मेड, ओ माय गॉड, अगर डिस्क्लोजर दिया ही नहीं गया, एडिक्वेट डिस्क्लोजर रिगार्डिंग द मटेरियल अनसर्टेनिटी इज नॉट मेड, तो अब यहां पे दो सिनेरियो बन सकते हैं। अगर तो मान लीजिए मटेरियल अनसर्टेनिटी की वजह से सीरियस डाउट क्रिएट होता है ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, तो एडवर्स ओपिनियन बनेगा, और अगर कोई सीरियस डाउट क्रिएट नहीं होता है तो क्वालिफाइड ओपिनियन बनेगा। डिपेंड करेगा अब इस चीज पर। तो यानी कि इस केस में क्वालिफाइड ओपिनियन भी आ सकता है और एडवर्स ओपिनियन भी आ सकता है। तो ये हमारा पूरे का पूरा एसए 570 था।
ठीक है जी। तो ये पूरे का पूरा एस्से अपन लोगों का खत्म होता है। चलो जी, अब हम आते हैं अपने अगले एस्से की तरफ, जिसका नाम है एस्से नंबर 580, रिटन रिप्रेजेंटेशन 580 WR, रिटन रिप्रेजेंटेशन। जो स्टडी मटेरियल उठा के बैठे हैं, स्टडी मटेरियल का चैप्टर नंबर 7 ही है, पैरा नंबर 4.2 होगा ये, और पेज नंबर 7.29 है। पेज नंबर 7.29 ICI का लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, पैरा नंबर 4.2। ठीक है, जो मुझसे पढ़े हैं मेरे नोट्स उठा के बैठ जाएं सामने। सबसे पहली बात, एक एनालिसिस टेबल बनवाई थी, आइए उस एनालिसिस टेबल को डिस्कस करते हैं। मैंने कहा जी राम कौन है, ऑडिटर है। ऑडिटर किसका है? राम ए लिमिटेड का। अच्छा, he want to know if A limited is a going concern। अच्छा, by whom this fact shall be confirmed। सबसे पहले तो इस बात को कंफर्म कौन करेगा कि गोइंग कंसर्न पे कोई दिक्कत है कि नहीं। अभी हमने समझा मैनेजमेंट कंफर्म करेगा। मैनेजमेंट मतलब इंटरनल पीपल, उनसे वो कंफर्म कैसे लेगा? मतलब मैनेजमेंट से केवल फोन पे पूछेगा? नहीं, रिटर्न में लेगा। ये जो रिटर्न में उसने लिया है, दिस इज कॉल्ड एज WR, मतलब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ये इंटरनल मतलब मैनेजमेंट से लिया जाता है, मैनेजमेंट से लिया जाता है, और ये जो रिटर्न फॉर्म में लिया गया है इसे ही रिटर्न रिप्रेजेंटेशन WR कहते हैं। क्या WR एक एविडेंस का काम करता है? यस, आपने सबूत लिया मैनेजमेंट से, बट क्या ये सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है? बिल्कुल नहीं भाई, ऐसे तो ऑडिट 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। आप मैनेजमेंट से पूछोगे सब कुछ ठीक, वो कहेंगे ठीक। आप कहोगे मम्मी कसम, वो कहेंगे मम्मी कसम। आप कहोगे लिख के दे, वो कहेंगे लिख के ले। बस खत्म हो गई बात, ऑडिट खत्म, कोई करने की जरूरत नहीं है। तो फिर भाई साहब WR केवल एक एविडेंस है, मगर वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है। तो इसका मतलब WR प्राप्त करने के बाद भी ऑडिटर को सारे प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे, तभी कंफर्म कर पाएगा। ठीक है जी, और आगे बढ़ते हैं। फिर अब कई बार ऐसा क्या होता है कि लिस्टेड कंपनियां ना क्वार्टरली अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी डिक्लेयर करती हैं। तो जो एंटिटीज, लिस्टेड एंटिटीज अपनी क्वार्टरली अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देती हैं, क्या वो WR है? नहीं, WR वो है जो कि मैनेजमेंट या TCWG ऑडिटर को प्रोवाइड करता है। तो ये तो अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आम जनता को प्रोवाइड की जाती है, सबको प्रोवाइड की जाती है, तो ये WR नहीं है। अगली बात, अगली बात, हाँ आएगा WR के मतलब पर। WR क्या है? अ WR बाय द मैनेजमेंट इज प्रोवाइडेड किसको? टू द ऑडिटर, टू द ऑडिटर, ऑडिटर को प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, तो कंफर्म सर्टेन मैटर, जो ऑडिटर को, जिन पे सवालिया निशान है, कौन कौन से सवालिया निशान है, किन किन मुद्दों पर WR आएगी अभी देखेंगे। तो उन मुद्दों पर, उन मुद्दों को कंफर्म करने के लिए, फॉर एग्जांपल ऑडिटर कहता है मैनेजमेंट से कि सर आपके यहाँ कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नजर नहीं आ रही, वो कहते हैं है ही नहीं। ऑडिटर कहता है लिख के दे दे। ऑडिटर कहता है सर आपके यहाँ गोइंग कंसर्न के एजम्पशन, वो कहते हैं एकदम ठीक है। ऑडिटर कहता है लिख के दे। ऑडिटर बाद में प्रोसीजर अपना के इन्हें चेक करेगा, बट एटलीस्ट एक एविडेंस तो उसने कलेक्ट कर लिया ना। तो फिर WR क्या है? जो मैनेजमेंट ऑडिटर को प्रोवाइड करता है टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स, और या फिर टू सपोर्ट करने के लिए अदर ऑडिट एविडेंस को, अदर ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए। ऑडिटर ने चेक किया था, कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मिली नहीं, उसने मैनेजमेंट से पूछा, उसने कहा कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है ही नहीं, तो एक कंफर्म हो गई ना बात। चले, फिर WR डज नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, WR में नहीं आती। सिमिलरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह भी WR का पार्ट नहीं होती। ये वो चीज आती है जो कि ऑडिटर के कहने पर मैनेजमेंट ऑडिटर के लिए स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है, वो WR होती है। ठीक है ना? तो WR ऐसा ऑडिट एविडेंस का काम करती है, बिल्कुल कम करती है, मगर ये सोल एंड सफिशिएंट, मतलब सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अपने आप में है नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी कि ऑडिटर को बाकी ऑडिट प्रोसीजर फॉलो करने ही करने पड़ेंगे भाई साहब। आगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WR, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WR क्या है? ये क्या मैं कह सकता हूं कि बाकी अदर ऑडिट एविडेंस के लिए एक तरीके का सपोर्ट का काम करती है। दूसरा, टू ऑब्टेन द WR, इसका एक ऑब्जेक्ट ये भी है कि मैनेजमेंट और TCWG से हम ये कंफर्म कर सकें कि उन्होंने जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड थी, क्या थी रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि जो उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है वो एज पर द एप्लीकेबल FRF बनानी है। तो जो मैनेजमेंट है उसने क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रॉपर पालन किया है या नहीं किया है। थर्ड, टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, अगर मान लीजिए मैनेजमेंट को आपने WR प्रोवाइड करने को कहा परंतु उन्होंने नहीं की, तो फिर उसके अब आप क्या करोगे? अब आप ये बात लिखोगे ना ऑडिट रिपोर्ट में कि ऑडिट WR करने को प्रोवाइड नहीं है, तो प्रोवाइड करने को तैयार नहीं है। तो यानी कि WR का एक ऑब्जेक्ट ये भी है कि अगर उन्होंने नहीं दी तो इसका मतलब दाल में काला नहीं, दाल ही काली है। तो इसका मतलब अब आपको ऑडिटर के रूप में रिस्पॉन्ड करना होगा।
ठीक है जी। फिर आगे, WR विच ऑडिटर नीड टू ऑब्टेन फ्रॉम द मैनेजमेंट। हाँ जी, नॉर्मली कौन कौन सी WR ऑडिटर को मैनेजमेंट से लेनी पड़ती है? पहला, कसम खाओ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द एप्लीकेबल FRF बनी है। क्या सभी FRF का पालन हुआ है या नहीं हुआ? ठीक है जी, ये तो पहली WRF है, पहली WR है जो उसे लेनी ही लेनी चाहिए हर हालत में ऑडिटर को। दूसरा, इंफॉर्मेशन एंड इट्स कंप्लीटनेस। फिर ऑडिटर जो है मैनेजमेंट से पूछ सकता है कुछ WR, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल रिलेटेड पार्टी के रिलेशन में। तो ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू प्रोवाइड WR दैट, क्या आपने मुझे सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है? मतलब मैं जब कह रहा हूं कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है, आप भी यही कह रहे हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो सही बताओ कुछ और इंफॉर्मेशन रह तो नहीं गई? कहीं रहती है और मुझसे छुपाई जा रही हो? एंड ऑल ट्रांजैक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड एंड रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कुछ छुपाया तो नहीं जा रहा? तो इसकी भी WR प्राप्त करेगा ऑडिटर। तो पहला, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिलेशन टू द FRF का पालन किया है कि नहीं? दूसरा, आपने क्या मुझे सारी इंफॉर्मेशन बताई है और कुछ छुपाया तो नहीं? ये WR भी प्राप्त करेगा। उसके अलावा अदर WR, जो भी ऑडिटर को नेसेसरी लगे कि उसे किसी और ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए कोई और WR भी चाहिए, वो भी मांग सकता है, वो भी मांग सकता है। अगली बात, WR का पीरियड कौन सा होना चाहिए और WR की डेट कौन सी होनी चाहिए? देखो जी, ऐसा है, एक तरीका तो बनता है जाते ही WR ले लो, फिर अदर ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करो, बट ये तरीका ज्यादा अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आपके मन में ना एक मैनेजमेंट के प्रति भाव जन्म ले लेगा कि WR कह रही है कि सही है तो सही होगा। ये सही नहीं है। नॉर्मली WR ऑडिट के एंड में लिया जाना चाहिए, बट ऑडिट रिपोर्ट बनने से पहले लास्ट ऑफ द ऑडिट में लिया जाना चाहिए। अगली बात, WR में पीरियड कौन सा कवर करना चाहिए? जब मैं उनसे पूछता हूं कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो मैं किस पीरियड की बात कर रहा हूं? पूरे के पूरे ईयर की, पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर की, ठीक है ना? तो वही लिखा है कि डेट बिल्कुल लेटेस्ट होनी चाहिए, मतलब एंड वाली, बिल्कुल एंड वाली, ऑडिट रिपोर्ट बनने से पहले। और पीरियड कौन सा होना चाहिए? पूरे का पूरा, जिसका ऑडिट हो रहा है वो पूरे का पूरे पीरियड का WR बनना चाहिए। ठीक हो गई इतनी बात? आगे, अब एक सिचुएशन अराइज हो सकती है, वो क्या कि मान लीजिए ड्यूरिंग द ईयर मैनेजमेंट चेंज हो गया है, पुराना मैनेजमेंट कोई और था, नया मैनेजमेंट कोई और आया, और नया मैनेजमेंट कह रहा है कि भाई हम WR कैसे दें, हम तो अभी आए हैं। फिर तो WR मिलेगी या नहीं मिलेगी? यानी कि आप बेशक नए आए हो, मगर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं करता नए मैनेजमेंट कि WR देने से, यानी कि स्टिल यू आर लाइबल टू इशू अ WR टू द ऑडिटर। यस, तो करंट मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू इशू और प्रोवाइड द WR टू द ऑडिटर। ठीक है जी, क्योंकि कंपनी अब आपकी है, स्टाफ अब आपका है, तो WR प्रोवाइड कीजिए। तो यानी कि ये बच नहीं सकते अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये कहते हुए कि हम तो अभी आए हैं। नो, दे हैव टू प्रोवाइड। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है डाउट एज टू द रिलायबिलिटी ऑफ द WR। दो चीजें हैं, पहला, ऑडिटर को जो मैनेजमेंट ने WR दी है उसके ऊपर डाउट है, या फिर ऑडिटर ने मैनेजमेंट से WR मांगी परंतु मैनेजमेंट ने WR दी ही नहीं। दो चीजें अलग हैं। पहला कहता है डाउट है। अगर ऑडिटर को डाउट है तो क्या होगा? देखो जी, डाउट है तो सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है कि ऑडिटर के अकॉर्डिंग, ऑडिटर की नजर में कॉम्पिटेंसी, इंटीग्रिटी एंड एथिकल के मामले में, CIE के मामले में मैनेजमेंट कैसा है? अगर उसे मैनेजमेंट के कॉम्पिटेंसी, इंटीग्रिटी और एथिकल बिहेवियर पे डाउट है तो बात सीरियस है। फिर उसे रिलायबिलिटी पे भी, WR पे भी डाउट रहने ही रहने वाला है। उस केस में उसे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर सारे परफॉर्म कर लेने चाहिए। सभी प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद अब क्या होगा? सारे ऑडिट ऑल्टरनेट जितने भी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर थे परफॉर्म कर ले। उसके बाद अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि WR रिलायबल नहीं है, क्योंकि जब मैंने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए तो वहां पर इंफॉर्मेशन अलग निकली और WR रिलायबल नहीं है, तो ऑडिटर को एप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए इस केस में, और SA 705 के अंदर अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर यह बात मेंशन करनी चाहिए कि मैनेजमेंट ने गलत इंफॉर्मेशन दी है। ठीक हो गई इतनी बात? ये तो हुआ जब डाउट है। डाउट किस पे है? मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंसी पे, उनकी इंटीग्रिटी पर, उनकी एथिकल वैल्यूज के ऊपर। तो आप
अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करो, और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद अगर इंफॉर्मेशन अलग आए तो ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन कर दो। बट दूसरी सिचुएशन बनती है कि अगर जो आपने WR मांगी वो दी ही नहीं गई, तो फिर सबसे पहली बात डिस्कस करो, क्यों रीवैल्यूएट करो कि ऐसा क्यों किया है इन्होंने, ये जो कह रहे हैं कि हम इस वजह से नहीं दे पा रहे, ये सही है या गलत है, एंड टेक द एप्रोप्रिएट एक्शन। एक्शन के अंदर आप ऐसे 705 के अंदर अपनी ऑडिट रिपोर्ट को नेगेटिव या फिर एडवर्स भी कर सकते हो। तो ये तब एक्शन लिया जाएगा जब WR प्रोवाइड ना हो। उसके बाद क्या ये पॉसिबल है कि ऑडिटर किसी पार्टिकुलर एसर्शन से रिलेटेड भी WR मांगे? यस, वेरी मच पॉसिबल। पार्टिकुलर एसर्शन मतलब एसर्शन का मतलब ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई अमेलगमेशन हो रहा है, हाँ जी, अमेलगमेशन हो रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कि आपका क्लाइंट है मान लीजिए जी का सोनी के साथ मर्जर की बातचीत चल रही थी। मीनवाइल जी की डिस्कशन डिज्नी के साथ भी चल रही थी। अब सोनी ने एक तरफा ऐलान कर दिया कि हम ये मर्जर नहीं करेंगे। अब ऑडिटर चाहता है कि WR प्रोवाइड हो जाए डिज्नी के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, क्योंकि जी अपने आप में डिज्नी का कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर सकता। तो उसने ऑडिटर ने कहा मैनेजमेंट से कि मुझे WR प्रोवाइड कीजिए, क्या आप ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दीजिए, क्या डिज्नी का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा या नहीं होगा। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट द पार्टिकुलर एसर्शन मांगी गई है। ठीक है, अब क्या होगा हाँ जी, चलो जी, अब क्या होगा। अब आपने एजम्पशन मांगा, अब आपने उनसे एक्शन रिपोर्ट मांगी है, WR मांगी है, किससे, इस पार्टिकुलर एसर्शन से रिलेटेड। अरे ये क्या हो गया मेरे सिस्टम में, एक मिनट रुकना, क्या हो गया ये। चलो जी, तो मान लीजिए स्पेसिफिक एसर्शन से रिलेटेड अगर आपने WR मांगी है, फॉर एग्जांपल जी के एग्जांपल को कंटिन्यू करूं तो आप जी से रिलेटेड मांग रहे हैं कि जो अब अगर सोनी ने आपसे डील तोड़ दी है तो क्या आप ये डिज्नी का कॉन्ट्रैक्ट आगे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप इससे रिलेटेड उनसे एसर्शन, इससे रिलेटेड आप WR उनसे मांग रहे हैं। तो फिर अब क्या होगा, इससे कहता है वाइल ऑब्टेनिंग द एविडेंस अबाउट द जजमेंट, ऑडिटर मेक अ जजमेंट मतलब द डिसीजन अबाउट द एंटिटी, कि वो करना चाहते हैं बावजूद इसके कि सोनी कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट गया है, बट जी अभी भी डिज्नी का कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अबे कैसे करेगा भाई, जब रियल में क्या हुआ था, जब सोनी डील से हटा तो जी ने स्टेटमेंट जारी की कि हम करेंगे, हम करके दिखाएंगे कॉन्ट्रैक्ट को। 3 दिन के अंदर जी को पता लग गया उनके बस का नहीं है, उन्होंने मना कर दिया, जी हम नहीं कर सकते। ठीक है ना, चले। तो वाइल ऑब्टेनिंग द एविडेंस अबाउट द डिसीजन या फिर जजमेंट, ऑडिटर में कंसीडर्ड, हाँ जी, WR जब वो दे रहे हैं तो ऑडिटर कंसीडर करेगा कि भाई साहब ये जो मैनेजमेंट करने जा रहा है या जो एंटिटी करने जा रही है इसका रीजन क्या है, मतलब ये जो पार्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन ये करने जा रहे हैं जिसके लिए आपने स्पेसिफिक एसर्शन मांगी है, इसका रीजन क्या है जो ये करने जा रहे हैं, क्या इनकी औकात है ये करने की, क्या ये काम कर लेंगे, क्या पास्ट हिस्ट्री में इन्होंने कभी इस लेवल पे इतना बड़ा काम किया है, 2000 करोड़ का ऑर्डर क्या कभी इन्होंने एग्जीक्यूट किया है। तो फिर तो ये सारी चीजें कंसीडर की जाएंगी जब भी वो ये देखेगा कि स्पेसिफिक एसर्शन मांगेगा किसी पॉइंट से रिलेटेड, तो ऑडिटर इन सारी बातों को चेक करेगा कि क्या, पहली बात, क्या एंटिटी ऐसा क्यों करने जा रही है, क्या एंटिटी ऐसा कर सकती है, क्या पास्ट में एंटिटी ने कभी ऐसा किया है। ये सारी एसर्शंस वो प्राप्त करेगा एंटिटी से जब भी एंटिटी को स्पेसिफिक एसर्शन मतलब जब भी वो स्पेसिफिक एसर्शन की एंटिटी से डिमांड करेगा। तो ये 3 फैक्टर्स तो हमने देखे, उसके अलावा एक चौथा फैक्टर एक और भी आता है। फोर्थ फैक्टर क्या है देखिएगा, कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन व्हिच माइट हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द ऑडिट एंड व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद द मैनेजमेंट्स जजमेंट। मैनेजमेंट कहता है कि अब जोश में है कि हम तो डिज्नी का कॉन्ट्रैक्ट करके दिखाएंगे, जी का मैनेजमेंट कहता है, बट वहीं ऑडिटर को कुछ ऐसे एविडेंस मिले जो मैनेजमेंट के डिस्कशन में भी सामने आए थे कि देखो जी डिज्नी का कॉन्ट्रैक्ट तो हम तभी ले पा रहे हैं क्योंकि सोनी के साथ डील हो पा रही है, वरना इतना अमाउंट हमारी जेब में तो नहीं है। वाह, तुम अभी जोश में कह रहे हो WR में कि भाई हम तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे, और जबकि तुम्हारा ही मैनेजमेंट पास्ट में कह चुका है
कि सोनी से डील के कारण ही हम डिज्नी का कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं और 2000 करोड़ डिज्नी को पे करने हैं, हमें वो पे कर पाएंगे क्योंकि सोनी से पैसा आएगा। अदरवाइज हमारे पास नहीं है इतनी हैसियत कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट डिज्नी से एग्जीक्यूट कर पाए। बड़ी सीरियस सिचुएशन है। एक तरफ तुम WR में कुछ कह रहे हो और दूसरा कुछ और कह रहे हो, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन विच माइट हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर ड्यूरिंग द ऑडिट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द मैनेजमेंट्स जजमेंट, यानी कि जो WR है उससे इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो ये भी चेक कर लीजिएगा उस स्पेसिफिक असर्शन से रिलेटेड। लो जी, तो ये था हमारा पूरे का पूरा एस्से नंबर 580, मतलब बोले तो WR। तो ये था हमारा आज के कंप्लीशन एंड रिव्यू का पहली रिवीजन क्लास, और इसे अगली क्लास में अपन लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।